हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो सीरीज़ है वो एमटीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी जीके जीएस के जो टोटल 25 क्वेश्चन है उनका ये वीडियो है चल रहा है सीरीज़, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल जीके जीएस के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। जो आज का हमारा वीडियो है ये 6 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया वीडियो है, ठीक है। और टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। इन टोटल 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दिया है वो जरूर आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक जाते रहेगा। तो उसके लिए आप बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। जन्म दर क्या होता है? जो प्रति 1000 जीवित प्राणी हैं उन उनमें और जो जन्म ले रहे हैं उन्हें हम लोग जन्म दर में काउंट करते हैं। मृत्यु दर, प्रति 1000 जो जीवित प्राणी है उसमें जितने मृत्यु हो रहे हैं उसी को मृत्यु दर कहते हैं। और साक्षरता दर क्या होता है? जितने भी 7 या 7 से अधिक साल की जितने भी जनसंख्या वाले लोग हैं उसमें कितने साक्षर है, कितने प्रतिशत साक्षर है, उसे हम लोग साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? हालांकि ये तो हो चुका है, 2022 की मेजबानी कौन किया था? तो इसका जो है कतर किया था। कौन किया था? कतर किया था, ये आपको याद रखना है। और फीफा विश्व कप की बात कर ले तो हर 4 साल के बाद फीफा विश्व कप का आयोजित किया जाता है। ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेगा। फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी और ये हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। तो ये 2022 में हुआ था जिसका कतर मेजबानी किया था, और 2004 साल बाद 2026 में होगा। उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा और मैक्सिको और कनाडा ये करेगा, ठीक है। आई होप इतना सभी आपको याद होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटंजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये बताना है। उत्सव से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नटंजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो नटंजलि उत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है रामनवमी उत्सव। तो ये याद रखना है, रामनवमी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में मनाया जाने वाला उत्सव है जिसका नाम है गणगौर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। गणगौर जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और बात कर ले गोवा का, तो गोवा में जो सिग्मो उत्सव एक है, सिग्मो उत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है। तो ये चारों आप लोग को याद रखना है। नटंजलि उत्सव तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में रामनवमी और राजस्थान में गणगौर और गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, छोटे राज्यों के कुल अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, ये बताना है कितना होता है। छोटों राज्यों को अगर छोड़ दे तो जो राज्य विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है ये बताना है। तो लगभग 60 से 500 के बीच में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 60 से 500 के बीच में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो अपवाद में हैं जिनमें, जैसे गोवा, और एक गोवा आपको याद रखना है, और एक मिजोरम। गोवा और मिजोरम में क्या है? 40 ही सीट है। कितने सीट है? 40 सीट है। जबकि सिक्किम में टोटल 31 सीट है। जो सिक्किम है, सिक्किम में कितने सीट है? 31 सीट है, ठीक है। और ये सभी का डिस्कशन किस में किया गया है? तो ये सभी का सॉरी, सिक्किम में 32 सीट है। ये सभी का डिस्कशन किस में किया गया है? तो इसके अनुच्छेद 371 में ये सभी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 500, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश यानी भूटान की राजधानी कौन सी है? तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि भूटान की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है।
भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू। थिम्पू है भूटान की राजधानी, ठीक है। और जो पारो है, पारो एक भूटान में एक फेमस सिटी है, उसका नाम है पारो, ठीक है। और और देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ढाका, ये किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और ये जो बीजिंग है, ये किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। बोनालू देव, ये जो बोनालू है देवी काली की पूजा के लिए मनाया जाता है। बोनालू एक उत्सव है जो देवी काली महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्योहार और जो उत्सव है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आ सकता है जो आने वाला एमटीएस का एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, जो कि देवी महाकाली की पूजा होती है, ठीक है। और बात कर ले असम में, तो असम में कौन सा मनाया जाता है? तो अम्बुबाची उत्सव। अम्बुबाची उत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है। केरल में भी एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। और बात करें तो मध्य प्रदेश में, तो दशहरा उत्सव फेमस है कहाँ का? मध्य प्रदेश का दशहरा। दशहरा कहाँ है? फेमस है मध्य प्रदेश का। ये सभी आपको भी याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्रकार की महापाषाण संरचनाएं, यानी कि कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर, जो कब्र होता है कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? क्यों? ताकि वो जो शव है उसको कोई और भी दूसरा पार्टी कोई जानवर वगैरह उसको ना लेकर के भाग जाए। तो इसके लिए ऐसे चारों तरफ से इसमें लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसको जो कहा जाता है संगोरा ब्रित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, संगोरा ब्रित। संगोरा ब्रित उसे कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पीत रस स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है या अंग है जो हमारे शरीर में पीत रस स्राव करती है? वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है वो क्या है? यकृत है, जो कि ये पीत रस स्रावित करती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यहीं से पीत पीत रस स्रावित होती है। जो स्रावित पीत रस होता है वो जाकर के संचय पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपया के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो 1 रुपया का करेंसी नोट या सिक्का किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। और इसको बाद में अप्रूवल किसके दिया जाता है? तो इसको तो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किया जाता है, बाद में इसे प्रचलन में लाने के लिए आरबीआई की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि आरबीआई इसे प्रचलन में लाती है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसको बनने में बहुत सारे चीजों का किसी दूसरे देश से भी लिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि मौलिक अधिकार है जो कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो है वो हमारा भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे आपको बिल्कुल भी याद रखना है, किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी सभी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्षत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत बार मैंने बताया है कि क्षत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। क्षत्रिय जो है वो असम का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, बात कर लेते हैं और भी। तो मणिपुर, मणिपुर का कौन सा नृत्य है? तो मणिपुर का जो नृत्य है मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है।
केरल का आप लोग को मैंने बहुत बार बताया, कथकली क्या है, वहाँ का केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का आपको याद रखना है क्या है, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसे अगर बात कर ले भारत की, तो ये हमारा भारत का मैप ऐसे बन जाएगा। तो ये तो देखिए, ये जो नदी है ये है बंगाल की खाड़ी। इधर वाला कौन सा एरिया, बंगाल की खाड़ी। और ये वाला एरिया है जो अरब सागर का एरिया है। ये हो गया आपका वेस्ट यानी पश्चिम, और ये हो गया ईस्ट। पूरब तरफ क्या है, जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो बहुत सारी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलते हुए ईस्टर्न घाट की तरफ जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर के गिर जाती है। तो बताना ये है कि इसमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, तापी जो और नर्मदा है वो यहाँ से बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, और माही नदी भी अरब सागर में जाकर गिरती है। जबकि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो बताना है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसे, कौन सी ऐसी नर्तकी थी जिनको नामित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं रुक्मिणी देवी की। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब, ये कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छे ये किया, इसीलिए इनको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यसभा में इन्हें कब नामित किया गया था, 1952। 1952 में इन्हें राज्यसभा में चुना गया था। 1952 में इन्हें राज्यसभा में चुना गया था, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं मल्लिका साराभाई की। तो ये भारत के एक मशहूर कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नर्तकी हैं, और ये मंच अभिनेत्री भी रह चुकी है। माधुरी दीक्षित, ये भारत की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और ये कथक की नृत्यांगना है। और सरोज खान की बात कर ले तो ये भारतीय कोरियोग्राफर थी। सरोज खान कौन थी, कोरियोग्राफर। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो सभी को पता है कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें किन्होंने जीता था, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है जो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा ऐसा है जिसमें सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूप, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जल वाष्प, रेत आदि? तो ये क्या हो जाएगा, ये जैविक वातावरण। क्या हो जाएगा, जैविक वातावरण में ये सभी शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, लिथियम की। अच्छा, लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो लगभग 1.82 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1.82 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर के आसपास इसकी होती है परमाणु त्रिज्या, इन सभी से ज्यादा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर। 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देश ने की थी? तो 2021 की मैच की मेजबानी कौन किया था? संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे सैलिए तटों होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा समुद्र भृगु। उसको हम लोग समुद्र भृगु यानी कि सी क्लिफ के नाम से जाना जाता है, समुद्र भृगु के नाम से जाना जाता है। और बात कर ले समुद्री मेहराब। तो जो समुद्री मेहराब होता है ये क्या होता है, एक समुद्री जो तरंगे लगातार जो समुद्र के किनारे जो सैल होते हैं, पत्थर होते हैं, उसे जो टकराती रहती है और जिसके कारण एक दरार विकसित होता है, और ये दरार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, जिससे एक गुफानुमा आकार बन जाता है, जिसे ही हम लोग समुद्री मेहराब के नाम से जानते हैं। गोखूर क्या है, जब कोई भी नदियां विसर्प से होती है, जब सीधे प्रवाह करने लगती है उससे बनी हुई उसको हम लोग गोखूर
गोखुर के नाम से जानते हैं, गोखुर जू। और समुद्री गुफा क्या हो गया, ये उसी टाइप का हो गया कि जब बहुत सारे जो समुद्र के तरंगे हैं जब सैलों को तोड़ती है तो उससे जो दरार पड़ता है उससे जो समुद्र लायक का बहुत चौड़ा समुद्र टाइप का जो आकार बन जाता है गुफा टाइप का, उसी को हम लोग समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एकलव्य के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर की बात कर ले तो पंडित रविशंकर को किस लिए दिया गया था 1967 में? किस एकलव्य के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको दिया गया था। अच्छा, बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर का। तो ये सितार वादक है, बहुत ही फेमस सितार वादक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से तथा 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अकबर के दरबार में 9 महारत्न हुआ करते थे, उसमें एक राजस्व मंत्री था, वो कौन था? उसका नाम आपको बताना है कि राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे। अच्छा, बात कर ले तान सिंह की। तो तान सिंह कौन थे? तानसेन जो संगीत सम्राट थे, उनके दरबार का जो संगीत सम्राट थे वो कौन थे? तानसेन। कविराज जो थे वो बीरबल थे और सेनापति राजा मान सिंह थे, ये आपको याद रखना है। तो सेना मान सिंह क्या थे? राजा मान सिंह क्या थे? सेनापति थे। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? तो बेसिकली बताना है कि आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किसने किया? तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले नंबर। अच्छा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम लोग देख लें तो महात्मा गांधी की बात कर ले तो इसका जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की बात कर ले तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे नारा दिया था, वो कौन सा नारा दिया गया था बताइए आप, तो बताइए। तो वो सभी आपको कमेंट में करके बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से नारे दिए हैं। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरू सीताराम जो राजू हैं वो भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा 2022 में ये शुरू की गई थी, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, आंध्र प्रदेश के द्वारा 2022 में। 24 नंबर क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष कहाँ में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं वो कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्रा से जो डेल्टा बनता है, जिसका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वहीं पे सुंदरी वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ये आपको बताना है। गॉन गर्ल, गॉन गर्ल पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो गॉन गर्ल पुस्तक जो है वो गिलियन फिलन के द्वारा लिखा गया है, गिलियन फिलन के द्वारा ये लिखा गया है, गॉन गर्ल पुस्तक, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं यान मार्टेल क्या लिखे थे? लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया था। और अन्ना बनर्स के द्वारा हाउ टू बी माइंडफुल, ये अन्ना बनर्स के द्वारा लिखा गया था। और डेमन गलगुड के द्वारा क्या लिखा गया था? द प्रॉमिस, ये डेमन गलगुड के द्वारा लिखा गया था। आई होप ये सेशन आप सभी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी अगले और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।